ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है फर्स्ट चैप्टर में, स्कीम जो हमने लिखी हुई थी, दैट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपने याद नहीं करना, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इस टॉपिक को आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो अगर हमारे माइंड में आ रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो उससे डील करेगी और या उसको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो आपने जैसे इसको अंडरस्टैंड करने की हद तक करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब वो किस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करती है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हम पूछें कि वाई कार्बन इज़ कॉन्सिडर्ड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑब्वियसली बात है कि फिजिकल केमिस्ट्री तो इसका आंसर नहीं करेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही करेगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दे अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट जो है, आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसी आपकी 9th क्लास में आपको थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करवाई जाएगी। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पर जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो हम उनको जो है वो क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी उसको हम फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं और कुछ क्लासेस जो है वो बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास बन जाता है अल्केन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें तमाम कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है अल्कीन्स की, जिसमें एटलीस्ट वन तो कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी ये ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वही आपको फंक्शनल ग्रुप की डिटेल्स बता सकती है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ बता सकती है और किस तरह से ये आपस में रिएक्शन शो करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया। अब ये किस किस्म के क्वेश्चंस के साथ डील करेगी? व्हाट डिस्टिंग्विशेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करनी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं और वो किस तरह से डिफर कर रहे हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें भी इस क्वेश्चन को कौन आंसर कर सकता है? इस क्वेश्चन को हमारे पास आंसर कर सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करेगी, उनके साथ डील करेगी और उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर कर रही हैं वो हमें बताएगी। ठीक हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, कार्बन के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम के साथ डील कर रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, कार्बन भी आ जाता है, लेकिन कार्बन के अलावा बाकी तमाम के तमाम भी आ जाएंगे। तो अब जो है वो तमाम का तमाम पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज हुआ है, क्या है, वो सारा का सारा जो है वो डील करेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वो ही एक्सप्लेन करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। ठीक है, अच्छा, अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री बताती है कि मतलब हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ठीक है, और अब वो जब एटम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, मींस के उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो अब कैसा बिहेव करेगा, मतलब लाइक किस तरह के केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो लाइक यानी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, बॉन्डिंग किस तरह से कर रहा है, तो ये सारा का सारा जो है वो हमें फिजिकल केमिस्ट्रीज को आंसर करेगी। ठीक है, हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी कहा कि जब स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है किसी एटम का, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कार्बन की, ठीक है, यानी कार्बन का ये न्यूक्लियस है, उसके फर्स्ट शेल में जो है उसका स्ट्रक्चर हमें पता चला है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता चल रहा है कि कार्बन के फोर्थ यानी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस तो नहीं कर सकता, ना ही गेन कर सकता है, ये इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि कौन सी नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगी इसकी? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ कौन डील कर रहा है?
यानी फिजिकल केमिस्ट्री इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेगी, या अगर हमें यानी जो डिफरेंट केमिकल्स हैं या एटम्स हैं उनका आयनिक, कोवेलेंट या मेटालिक जो नेचर है वो समझना है, या वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, तो वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री ही उसके आंसर्स करेगी और उसकी मतलब डिटेल बताएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनालिसिस कर रही है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी सैंपल है, ठीक है, जैसे मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो है वो एनालिसिस करना, यानी सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अंदर कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है और ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन चीज़ को आइडेंटिफाई करना, और उसके अलावा कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, ये भी 6 हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई भी करना और उसके बाद क्वान्टिफाई भी करना, कितनी कितनी उनकी क्वान्टिटी है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस में हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं और उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है, तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री इनके साथ डील करेगी, ठीक हो गया। अगर आपको मतलब कुछ भी किसी भी ब्रांच का जो है क्वेश्चन वो अगर माइंड में आप कह रहे हैं कंफ्यूज कर रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी, इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो और ज़्यादा जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है, और इस जो है टॉपिक पे आपकी ग्रिप होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है फिफ्थ ब्रांच, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिकली किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करेगी, ठीक है। हाउ डू बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बायो हमें पता है कि लाइफ से निकला है ना वर्ड बायो, ठीक है, लिविंग थिंग्स से निकला है। तो अब लिविंग थिंग्स में जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लाइक बेशक वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनकी स्ट्रक्चर बनाने में और उनमें किस किस्म का फंक्शन जो है वो प्ले कर रहे हैं डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, वाइटामिन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये कोई और ब्रांच जो है वो हमें नहीं बताने वाली। ये जस्ट लिविंग थिंग्स से डील जो करती है वो बायोकेमिस्ट्री ही डील करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ब्रांच नंबर 6 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपने पहले भी जब इसकी ब्रांच को डिटेल में से पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि ये डील करती है कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो किस चीज़ से पॉल्यूट हो रहा है या क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे या किस तरीके से, ठीक है, और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ये तमाम के तमाम एनवायरनमेंट से रिलेटेड या उसको वो पॉल्यूट हो रहा है या वो किस तरीके से उसका जो नॉर्मल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है उसको हमने देखना है, ठीक है। तो आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि डील कर रहे हैं जिनके साथ डील करिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि इन्वायरमेंट है अगर तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसमें पोल्यूशन हो रही है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स फॉर द इन्वायरमेंट, यानी क्या इस तरह यानी पॉल्यूशन के क्या यानी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंसिक्वेंसेज आ रहे हैं, ठीक हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेज प्ले इन क्लाइमेट चेंज एंड हाउ वी कैन रिड्यूस देयर इफेक्ट्स। अब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट करती हैं। इसको हम बड़ी डिटेल में एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो क्लाइमेट चेंज कर रही हैं, पूरा का पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर जो है वो अर्थ का जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, तो जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही डिटेल से इस चीज़ की रिसर्च भी करती है और हमें इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करती है। एंड हाउ वी कैन रिड्यूस देयर इफेक्ट, और क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, मेजरमेंट्स हो सकते हैं कि जिनसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। हाउ आर ड्रग्स डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक पर्पस। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है वो हम ऑब्वियसली बात है, नाम ही से ही पता चल रहा है मेडिसिन, यानी कोई भी बीमारी है, कुछ भी जो है वो बीमारी आती है, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो, कोई भी बीमारी है उसके अगेंस्ट कोई भी ड्रग डिज़ाइन करना और उसको फिर डेवलप करना, ठीक है, और फिर उसकी जो है मतलब प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करके उसका एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करना, ठीक है,
और वो किस तरह से यानी जो भी डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। इन तमाम को डील करती है मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है 8th हमारे पास ब्रांच आ जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री, और इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर केमिस्ट्री ही हमें बताएगी ना। हमने जब डिटेल में पॉलीमर केमिस्ट्री जो है वो उसका डिटेल में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को डील किया था, तो हमने देखा था कि कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स हैं जो लॉन्ग चेन से मिलकर बनते हैं, यानी छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर जो है वो लॉन्ग चेन्स बना जाते हैं, और बहुत मतलब आप कह लें कि थाउजेंड्स में जो है वो ये मॉलिक्यूल्स आपस में स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। तो अब पॉलीमर्स होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, उनकी टाइप्स कैसे होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, उनके बनाने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, वो सब के सब जो है वो हमें कौन आंसर करेगा, पॉलीमर केमिस्ट्री ही डील करेगी उसके साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच नंबर 9 ग्रीन केमिस्ट्री, सॉरी जियो केमिस्ट्री। जियो तो मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है अर्थ से रिलेटेड है। हाउ डू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, ठीक है। किसी जगह पर कौन सा एलिमेंट मिनरल ज़्यादा है, किसी जगह कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। और ये सारी की सारी अब अर्थ जो है ना वो अंदर उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो उस हीट की वजह से मींस कि एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से डिफरेंट रॉक्स जो हैं वो उनकी ब्रेक डाउन भी होती है, और वहाँ से मेल्ट हुई डिफरेंट आप कह लें मेटल्स वगैरह वो लावे की शक्ल में वोल्केनो के एरप्शन की फॉर्म में बाहर भी आती हैं, और ये सारी चेंजेस जो हैं वो जियोलॉजिकल चेंजेस या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, ठीक है। उन तमाम प्रोसेसेस को स्टडी करना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट में किस तरह से हो रही है वो सारा का सारा डील करेगा जियो केमिस्ट्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या करेगी, अब नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है। हाउ डू न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफर फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस तो किससे डील करेंगे, न्यूक्लियस के साथ डील करेंगे ना। मीन्स कि न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस कैसे ब्रेक डाउन होता है, या दो एटम्स अगर आपस में जो है वो कंबाइन कर रहे हैं तो वो फ्यूज़ होके एक डिफरेंट जो है वो आपके पास फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूज़ करके एक बड़ा और बिग एटम बना सकते हैं, न्यू वन, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बिगर एटम जो है वो ब्रेक डाउन होकर और फिशन कर दे और स्मॉल एटम्स में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो फिशन हो रही है या फ्यूजन हो रही है, ठीक है, उनको डील करना, यानी वो किस तरह से हो रहे हैं उनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही एक्सप्लेन करेगी। एंड उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, फिशन रिएक्शंस कहाँ यूज़ हो रहे हैं या फ्यूजन रिएक्शंस कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इन सब को भी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है, ठीक है। जैसे कि फिशन रिएक्शन है ना, फिशन रिएक्शन में ब्रेक डाउन होती है ना न्यूक्लियस की, और डिफरेंट एटम्स बनते रहते हैं, साथ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहते हैं, और वो फर्दर आगे नेक्स्ट एटम पे हिट करते हैं और उसको भी ब्रेक करते हैं, तो ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो फिशन रिएक्शंस होते हैं वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा पर्पजेज़ के लिए, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन इन इंडस्ट्री। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, यानी कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं, क्योंकि हमें पता तो है कि एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा यानी आइसोटोप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास ट्रीटियम है ना वो हमारे पास रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। खुद ब खुद इसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशंस या कोई पार्टिकल्स जो है वो रिलीज़ होते रहते हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक इसका न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं हो जाता, ठीक है। तो क्योंकि वही आइसोटोप जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो टूटते रहते हैं और रेडिएशंस शो करते रहते हैं, इसी वजह से इनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स की फर्दर एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन और इंडस्ट्री में, ये सारा का सारा जो है वो एक्सप्लेन करेगी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास
लास्ट में एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी इसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में भी डिटेल से बात की थी, यानी स्टार्स की, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इन तमाम यानी ये इन तमाम में किस तरह का इन्वायरमेंट है, किन चीज़ों से मिलकर ये बने हुए हैं, या इंटरस्टेलर स्पेस जो है यानी स्टार्स के डिफरेंट दरमियान में जितनी स्पेस है उसमें कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, या किस तरह का जो है वो मटेरियल है जिससे वो जगह फिल हुई हुई है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को देखना, ये यानी ये किस टाइप के रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स में किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सब के सब जो है वो ऑब्वियसली बात है कोई और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं बता सकती, हमें एस्ट्रोनॉमी भी ही बताएगी, ठीक है। तो ये था सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, और इसमें जस्ट आपके पास एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं थे, लेकिन वो इस तरह से हो सकता है कि मीन्स कि वो हो सकते हैं कि जैसे व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती क्या है, तो उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ही जो है वो डील करेगी। या फिर हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो डिफ़र कर रही है फ्रॉम द लैब केमिस्ट्री। लैब केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बात है हम बहुत स्मॉल यानी क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं, ठीक है, लैब में, और इंडस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा लार्जर स्केल पे जो है वो काम होता है, बहुत बिगर स्केल पे काम होता है, ठीक हो गया। और फिर आगे फर्दर अगर हमने देखना है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी हैं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या किसी ख़ास इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, तो वो कोई और ब्रांच एक्सप्लेन नहीं करेगी, वो हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक में मिसिंग था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको जो प्रॉपरली एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसको आंसर कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया ये टॉपिक, दैट इज़ डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यही हमारे पास ये आपको नज़र आ रही है, इसकी स्कीम हमने लिखी हुई थी, हर चैप्टर से पहले हम स्कीम लिखेंगे, तो ये आपको स्कीम नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो 5 जस्ट ब्रांचेस हैं उनकी ही जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।